अब तक हमने देखा कि ध्रुव को फाइनली पता चल जाता है कि उसके गैरहाजिर में सूरज और बाकी सीनियर्स रैगिंग के नाम पर अपने जूनियर्स को परेशान करते हैं, और सबसे जरूरी बात सूरज के बारे में भी उससे काफ़ी कुछ पता चल जाता है। ध्रुव का कंप्लेंट बॉक्स वाला आइडिया काम आता है, क्योंकि उसी के वजह से काफ़ी लोगों ने बिना अपना नाम बताए भी किस किस तरीके से उनके साथ रैगिंग होती थी वो बता दिया था। साथ ही सबको ये भी पता चल जाता है कि स्नेहा ने जिसकी मदद करी थी और जिसके साथ बहुत गलत भी हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि तान्या ही थी। ध्रुव तान्या और स्नेहा से मिलना चाह रहा था, इसीलिए वो सीधे स्नेहा की क्लास धमकता है। अब आगे ध्रुव को अचानक अपनी क्लास में देखकर पार्थ और प्रिया दोनों हैरान हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुबह सुबह उन्हें ध्रुव के दर्शन अपनी क्लास में हो जाएंगे। ध्रुव सीधा अंदर आकर बस स्नेहा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं स्नेहा नजर नहीं आती। ध्रुव फैकल्टी से कुछ अर्जेंट है कहता है। इसके बाद स्नेहा पार्थ और प्रिया से पूछता है, वेयर इज शी? प्रिया कहती है, सर, स्नेहा आज कॉलेज नहीं आई है, उसको फीवर था इसीलिए शी इज ऑन लीव। व्हाट, फीवर? हाउ कम? ध्रुव अपने मन में सोचता है। कल तक तो उसकी चूहिया पूरी तरह ठीक थी, यहाँ तक कि कल तो वो बेचारी उसे रात में कई कॉल भी कर चुकी थी, जिसे वो उठा नहीं पाया था। प्रिया, कम आउट नाउ। ध्रुव को तेज मगर डोमिनेटिंग वॉइस सुनकर प्रिया डरते डरते बाहर आती है, जिसका साथ देने के लिए पार्थ भी निकल लेता है। उसे पता था कि उसकी ये दोस्त स्नेहा की तरह झांसी की रानी नहीं है, और अगर उसके भाई ने थोड़े से भी तेज आवाज में कहा तो उसके आंसुओं से बाढ़ भी आ सकती है। अब क्या कर दिया स्नेहा ने कि हिटलर सीधा मेरी भोली भावी नाजुक सी दोस्त को डरा रहे हैं। लेकिन बाहर आकर वो देखता है कि उसके भाई की आवाज उतनी तेज नहीं बल्कि काफी कंसर्निंग सुनाई दे रही थी। प्रिया, जस्ट टेल मी, स्नेहा कहाँ है? क्योंकि कुछ देर पहले तुम्हारे वार्डन ने ही मुझे बताया था कि हॉस्टल में कोई भी लड़की नहीं रुकी हुई है। ये सुनकर प्रिया शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जहां तक उसको याद था कि स्नेहा ने ही उसे अपने पेट दर्द का बहाना बताया था, लेकिन क्योंकि ये बहाने से उसे उसके टीचर्स की सिंपैथी नहीं मिलती, इसीलिए जब ध्रुव ने पूछा था तो उसने वही बहाना बताया जो स्नेहा ने ही उसे कहने को कहा था। लेकिन अभी ध्रुव के सामने उसे बताना पड़। फ्लैशबैक। स्नेहा रात से ही कुछ न कुछ सोचने पर लगी हुई थी। मैंने पूछा था तो उसने बताया कि बहुत जरूरी काम कर रही हैं, मुझे लगा आपसे बात कर रही हैं। लेकिन फिर आज स्नेहा ने कहा कि उसको हेडेक हो रहा और वो हॉस्टल में रहेगी। लेकिन सर, अगर स्नेहा हॉस्टल में नहीं है तो कहाँ जा सकती है? दरअसल ध्रुव ने जब तान्या के बारे में वार्डन से पता कराया था, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि हॉस्टल में कोई लड़की नहीं है। तभी ध्रुव को कुछ स्ट्राइक करता है और वो जल्दी से कर्ण को सूरज के बारे में पता करवाने को कहता है, जो उसे खुद भी इस कॉलेज में नहीं आया था। ध्रुव को ये जानकर देरी नहीं लगती समझने में कि स्नेहा, तान्या और सूरज का एक साथ कॉलेज में नहीं होना बहुत कुछ गलत और डर लगा रहा था। ध्रुव जब उसी बीच स्नेहा को कॉल मिलाता है तो उसका फोन ही बंद आता है। डैम इट, ये लड़की अपना फोन चार्ज करना कब सीखेगा? ध्रुव गुस्से से अपने फोन को घूरता है। ध्रुव को डर था कि कहीं उसकी प्यारी सी नाजुक चूहिया शेरनी बनने तो नहीं चली गई है। उस अनोनिमस लेटर में उसको थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा था, ब्लैकमेलिंग जैसा। ध्रुव किसी तरह तान्या का नंबर निकलवा देता है, लेकिन यहाँ भी उसको निराशा ही मिलती है, क्योंकि काफ़ी कॉल करने पर भी तान्या फ़ोन नहीं उठाती। अब एक डर ध्रुव के और बाकी लोगों के आ जाता है कि आखिर स्नेहा उन्हें बिना बताए कहाँ जा सकती है। उधर स्नेहा के हॉस्टल या कॉलेज में ना होने की वजह से कर्ण भी बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन अब जब स्नेहा का फ़ोन भी नहीं लग रहा था तो सबके चेहरे पर चिंता के स्वर नजर आने लगते हैं। ध्रुव एक बार और तान्या को फोन लगाता है, लेकिन टचवुड इस बात तान्या से हो जाती है। लेकिन ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तान्या उससे इतनी धीमी आवाज में क्यों बात कर रही थी, वो उसे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अंत में तान्या उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर ध्रुव की मुट्ठी कसने लगती है। ध्रुव अपनी गुस्से भरी आवाज में पूछता है, स्नेहा इज डेंजर या स्नेहा इन डेंजर? तभी तान्या कहती है कि सर, मैं आपको लोकेशंस भेज पाती, प्लीज ट्रस्ट मी, यहाँ बिल्कुल सिग्नल नहीं लग रहा है। तान्या अपनी लोकेशन इससे पहले पूरी कर पाती कि तभी उसको किसी की आवाज सुनाई देती है, ढूंढ कर लाओ उसे, उसको तो हमारे बॉस पकड़ लेंगे। ध्रुव का इतना सुनना था कि वो बिना किसी को बताए सीधा कॉलेज एंट्री की तरफ जाने लगता है, बिना पीछे देखे कि उसको भागते हुए दो इंसान भी फॉलो कर रहे थे। उसकी मस्टैंग ड्राइवर के साथ बाहर खड़ी थी, लेकिन ध्रुव उसे एक ही झटके में बाहर आने को कहता है। वो अब बिना देरी करे स्नेहा के पास पहुंचना चाहता था और खींचकर उसे एक पनिशमेंट भी देना चाहता था। आखिर स्नेहा कैसे इतना बड़ा रिस्क ले सकती थी?
इससे पहले ध्रुव अपनी गाड़ी स्टार्ट करता कर्ण जल्दी से आकर ध्रुव की बगल वाली सीट पर आ बैठता है। आई एम कमिंग विद यू। ध्रुव की गाड़ी एसटीआरटी होती है, लेकिन जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ती, अचानक उसका ही भाई यानी पार्थ ध्रुव खाड़ी के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो ऐसे कैसे स्नेहा को अकेला छोड़ सकता था, लेकिन वो कर्ण की तरह इतना तेज भाग नहीं पाया था, इसीलिए उसके गाड़ी के अंदर पहुंचने ने पहले ही ध्रुव ने गाड़ी को लॉक कर दिया था और वो अभी स्टार्ट ही करने वाला था कि सामने पार्थ आकर अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसे भी अंदर लेने की डिमांड कर रहा था। ध्रुव अपने दांत पीसते हुए पार्थ को आगे से हटने के लिए कहता है, लेकिन पार्थ किसी की नहीं सुनता। उल्टा कर्ण भी अपने तरफ का गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए कहता, पार्थ वी आर गेटिंग लेट, आगे से दूर हो जाओ। स्नेहा को ढूंढ कर लाना ज्यादा जरूरी है, तुम अच्छे बच्चों की तरह हमारे आने का इंतजार करो। इस वक्त तक कर्ण ने भी अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, लेकिन अब ध्रुव पार्थ की हरकतों पर ध्यान नहीं देता है और तुरंत गाड़ी ही स्टार्ट कर देता है। कुछ कदम आगे बढ़ाकर गाड़ी पार्थ को थोड़ा डरा जाती है, इसके बाद तेजी से वहां को जाने को होती कि पार्थ उनकी ही खिड़की कुंदकर लपक लेता है और कर्ण को उसको अंदर आने के लिए प्लीडिंग आंखों से देखता है। ध्रुव ने बिना पार्थ की तरफ देखे गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और अगर ये दोनों उसके समय को अब जरा सा भी वेस्ट करेंगे तब वो खुद इन दोनों को अपनी गाड़ी से नीचे फेंक देगा। लेकिन उसकी सोच के उल्ट उसका भाई सही मायने में चिंपैंजी ही निकला, जो सिर्फ बाहर जाने के उसकी गाड़ी से भी चिपक गया था। कर्ण देख चुका था कि ध्रुव पार्किंग से बाहर निकल रहा है और ध्रुव की गाड़ी के आगे रफ्तार शब्द भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन उसने फुर्ती दिखाकर पार्थ को अपने साइड से गाड़ी के अंदर कर लिया था। पार्थ बेचारा जैसे तैसे चलती कार में पीछे वाली सीट पर बैठ पाया था कि उसकी बॉडी ही पूरी तरह बिखर जाती है जब उसने ध्रुव की तेज रफ्तार गाड़ी में बिना किसी सीट बेल्ट के बैठना शुरू किया। वही हाल बेचारे कर्ण का भी था, वो भी पार्थ के वजह से अपनी सीट बेल्ट नहीं बांध पाया था और अब ध्रुव इतना फास्ट ड्राइव कर रहा था कि वो बांध भी नहीं सकता था। लेकिन उसने सीट बेल्ट को अच्छे से पकड़ लिया था, इसीलिए उसके बॉडी में कोई झटके नहीं लग रहे थे। पर यही हाल पीछे लौट पोत होते पार्थ के लिए नहीं कहा जा सकता था। एक रोलर कोस्टर राइड में कभी उसके हाथ ऊपर होते तो कभी उसकी टांगे, लेकिन अब ध्रुव नहीं रुकता। वही दूसरी तरफ तान्या गुंडों के हाथों पकड़ में आ गई थी, जिसे देखकर सूरज कहता है, स्नेहा कहाँ है? आई नो वो लड़की भी तुम्हारे साथ ही आनी चाहिए थी। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ अकेले आने की हिम्मत नहीं करोगी, इसीलिए स्नेहा भी तुम्हारे साथ होनी चाहिए थी। सूरज अपने गुंडों को स्नेहा को बाहर हर कहीं ढूंढने को कहता है, लेकिन गार्ड के मुताबिक वहां कोई लड़की नहीं थी। तान्या सूरज को बिल्कुल नहीं बता सकती थी कि स्नेहा सूरज के सोच के भी कई आगे हो सकती थी। आखिर तान्या सूरज के पास क्या कर रही थी? क्या स्नेहा पड़ने वाली है किसी खतरे में? अब आगे जिस वक्त तक ध्रुव अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसे बस स्नेहा की ही चिंता लगी हुई थी, साथ ही स्नेहा पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि ये लड़की ने ना तब उसे पहले तान्या या रैगिंग का पूरा सच बताया था और ना ही आज कहाँ और क्यों जा रही है वो बताया था। ध्रुव के दिमाग में यही चल रहा था कि क्या होता कि अगर वो लेटर उसे नहीं मिलता और अगर वो समझ नहीं पाता कि तान्या ही वो लड़की है, और उसके साथ कितना गलत हुआ था। वो खुद इस वक्त सूरज को अपने हाथों से सजा देता और ऐसा कि पूरा कॉलेज देखते रह जाता। लेकिन स्नेहा, और ना जाने उसकी चुहिया कैसे सूरज से डील कर रही होगी। साथ ही उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि काश उसने कल स्नेहा के किए कॉल्स या उसकी पूरी बात सुन लिया होता। क्या पता स्नेहा उसे आज क्या करने वाली है वही बता रही होती। फ्लैशबैक। एक रात पहले जब तान्या सोने जा रही थी तब उसके मोबाइल पर एक के साथ एक करके कई मैसेज पॉपअप होते हैं। अब अननोन नंबर साथ ही लगातार कई मैसेजेस को देखकर तान्या उसे खोलने का करती है। उसे लग रहा था कि शायद उसके क्लासमेट में से किसी ने अपनी असाइनमेंट की लगातार फोटो भेजी होगी। लेकिन जैसे ही तान्या वो मैसेजेस में से एक को खोला देखती है, उसके हाथों से उसका फोन ही छूट जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा था। फोन नीचे अचानक गिरने से उसके स्क्रीन तक पर क्रैक आ गया था। कुछ देर बाद खुद को जैसे तैसे मजबूत करके तान्या अपना फोन वापस अपने हाथों में उठाते हुए बाकी के सारे मैसेजेस को भी एक एक करके देखती है। और अंत तक आते आते तान्या को आंखों में पानी आने की वजह से उसे अपनी उन तस्वीरों को देखकर अपने आप पर और सूरज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जी हाँ, यह वही तस्वीरें थी जिन्हें सूरज ने दूसरी बार जब तान्या को अपने साथ बुलाया था और अपने फ्लैट पर ड्रिंक में कुछ मिलने के बाद उसकी कई आपत्तिजनक हालत में तस्वीरें खींच ली थी, जिन्हें भेजकर अब सूरज उसे अगले दिन फिर से मिलने बुला रहा था। साथ ही मैसेज में ये भी लिखा था कि अगर उसने ध्रुव तक ये सब कुछ बताया तो उसे देर नहीं लगेगी इनकी पूरी पिक्चर पूरे देश में वायरल करने की।
ठीक इसी वक्त उसके पास स्नेहा का कॉल भी आ रहा था, जिसे डरते डरते तान्या उठा तो लेती है, लेकिन स्नेहा के बातों के जवाब में उसकी बस सिसकियां ही निकल रही थीं। जिसे सुनकर स्नेहा तुरंत तान्या से मिलने पहुंचती है और तान्या के मैसेज देखकर उसके सिर पर खून सवार हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे कुछ अमीर लोग अपने पापा के अमीरी का फायदा उठाकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए लड़कियों की इज्जत कुछ नहीं होती। तान्या डरते डरते स्नेहा को बताती है कि उसने बिना नाम बताए अपनी आपबीती ध्रुव के कंप्लेंट बॉक्स में डाल दी थी, वो भी इस ब्लैकमेलिंग मैसेजेस से पहले। वरना अगर उसे यही मैसेजेस आधे घंटे पहले मिलते तो वो बिल्कुल भी अपने साथ जो हुआ वो बता पाती। दरअसल यहाँ एक चीज और भी थी, कंप्लेंट बॉक्स 24 घंटों के लिए खुला रहता था। काफी स्टूडेंट्स कॉलेज के दौरान कंप्लेंट लेटर डाल चुके थे, लेकिन प्रिया में इतनी हिम्मत नहीं थी, और शायद वो भी इस बार से अनजान थी कि सूरज उसे सुबह से मॉनिटर भी कर रहा था। लेकिन जब कॉलेज और रात तक हो जाती है तब जाकर सूरज रिलैक्स हो पाता कि तान्या ने लेटर नहीं डाला होगा और अब कभी किसी को बता भी ना पाए, इसलिए अपने साथ की कुछ ड्रिंक करते हुए तो कुछ उसके कम कपड़ों के साथ उसके बेहोशी मिली तस्वीर भेज देता है, ताकि उसकी डरी सहमी सी गुड़िया आगे भी उससे डरती ही रहे। तान्या घबराते हुए स्नेहा से कहती है, कल फिर बुलाया है, इसका मतलब कि अब मैं कभी इस चुंगल से नहीं बच पाऊंगी। इससे पहले तान्या फिर से कुछ गलत करने का सोचती, स्नेहा उसे तुरंत अपने गले लगा लेती है और उसे आश्वासन देते हुए कहती है कि जब तक वो जिंदा है अब सूरज को उसके आसपास भी नहीं भटकने देगी। स्नेहा तान्या से कहती है कि कल वो भी उसके साथ चलेगी और सूरज के घटिया इरादे का कल ही अंत करेगी, पर उसे उस पर भरोसा करना होगा। तान्या पहले की होती तो बिल्कुल नहीं कर पाती, लेकिन उसने आज ही देख लिया था कि स्नेहा जब अपने पर आती है तो बड़े से बड़ा सिंघानिया यानी ध्रुव सिंघाना तक की बोलती बंद करवा देती है। स्नेहा उससे कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनकर तान्या को थोड़ा सुकून मिलता है, इसलिए अब वो अगले दिन और ये सब जल्दी खत्म होने का इंतजार करने लगती है। वही स्नेहा ध्रुव को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन कई कॉल्स मिलने पर भी ध्रुव उसका फोन नहीं उठा रहा था। एक आखिरी कॉल ध्रुव उठाता तो है, लेकिन स्नेहा की बातों को सुने बगैर वो स्नेहा पर ही गुस्सा करने लगता है और स्नेहा से उसे दोबारा डिस्टर्ब ना करने का कहता है। ध्रुव ने स्नेहा को ये भी गुस्से से कह दिया था कि वो अगर कर्ण की बहन नहीं होती तो वो सबसे पहले उससे सबके सामने बात ना सुनने की सजा दे चुका होता। स्नेहा को दूसरों की मदद लेकर भी काम करना चाहिए, अकेले ऐसा करके उसने अच्छा नहीं किया था। ध्रुव अपने मन में स्नेहा के लिए थोड़ा सा गुस्सा निकालते हुए शांत होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ध्रुव की बातों को सुनकर स्नेहा किसी को नहीं बताने जा रही थी कि वो कल क्या करने वाली है। पहले तो उसने सोचा था कि ध्रुव और कर्ण को बता दे, लेकिन अब ध्रुव की बातों के बाद उसने अपने दोस्तों को भी कुछ ना बताने का फैसला किया। अगला दिन स्नेहा ने प्रिया को बहाना बनाकर कॉलेज में भेज दिया था, वहीं खुद तान्या को अपना प्लान बताने लगती है। सूरज ने तान्या को अगले दिन 11 बजे कॉलेज से काफी दूर एक पते पर अकेले मिलने बुलाया था, लेकिन तभी स्नेहा उस जगह पर तान्या को 10 बजे से पहले ही चलने के लिए कहती है, वो भी अपने आप को पूरी तरह लड़के के स्टाइल में करके, ताकि किसी को कोई शक भी ना हो। स्नेहा सबसे पहले सूरज के पास जो भी ब्लैकमेलिंग का सामान था उसे अपने पास रखना चाहती थी, ताकि सूरज दोबारा उन्हें ब्लैकमेल ना कर पाए। और ठीक 11.15 पर सूरज के बताए गैलेक्सी होटल पर पुलिस को स्मगलिंग होने वाली है उसकी टिप दे दी थी। स्नेहा तान्या को बताती है कि उसे बस उन 15 मिनट के लिए सूरज से निपटना होगा, बाकी तो पुलिस ही वहां आ जाएगी और सूरज पुलिस के आने से कुछ नहीं कर पाएगा। स्नेहा ने अपने जेम्स बॉन्ड वाले दिमाग का इस्तेमाल पूरा किया था कि कैसे वो पहले चुपके से सूरज के बताए जगह पर जाकर उस पर नजर रखेंगे और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो सारा ब्लैकमेलिंग डेटा को ले लेंगे, बाद में तो पुलिस आ ही जाएगी। प्लान तो उसका अच्छा था, सुबह सुबह सब कुछ अच्छे से हो भी जाता है। लड़कों के गेटअप में वो सबसे ब्यूटीफुल लड़का लग भी रही थी, साथ ही सूरज के बताए पते पर जल्दी जाकर उन्हें काफी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई थी कि वहां पर करीब कितने लोग हैं और सूरज के पास खाए बैकअप में डेटा तो नहीं है। उस बड़े से होटल का ऊपरी हिस्से में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन नीचे वाले सारे रूम्स फुली फर्निश्ड थे। स्नेहा और तान्या होटल के बाहर कोने से सब जगह नजरें गड़ाए हुए थे। उन्हें वहां बस कुछ ही रूम्स में पार्टी करते हुए लोग दिखते हैं। उधर क्योंकि वो खुद एक हैंडसम लड़के के रूप में थी, इसीलिए सूरज ने किस रूम में पार्टी बुक करी है उसे पता करके वही इंतजार करने का सोचती है। रिसेप्शनिस्ट उससे रूम की दे देती है। ये एक मिनी क्लब जैसा ही था जहां इस वक्त स्नेहा ही अकेले आई थी, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाते हुए स्नेहा टेबल के नीचे जाकर छुप जाती है।
और वही उसने तान्या को बाहर छुपकर सूरज के आने की सारी खबरें देने का कह दिया था। स्नेहा ने जैसा प्लान किया था वैसा होता भी है। सूरज 11 बजने से कुछ समय पहले पहुंचता है और उसके दोस्त भी इसी रूम में आकर बातें करने लगते हैं, जहां पर सूरज उन्हें कुछ ही समय बाद एक खूबसूरत गिफ्ट अपने बर्थडे का आने का इंतजार करने को कहता है। जी हाँ, ये सूरज का जन्मदिन की पार्टी थी, जिसे स्नेहा ने पहले ही सारी खबरें इंटरनेट से निकलकर ले ली थी। साथ ही ये अपार्टमेंट गैलेक्सी होटल भी काफी बड़ा था, जिसे सूरज के पापा सूरज को उसके बर्थडे के रूप में दे चुके थे। लेकिन उसे नहीं पता थी कि दिन में यह कुछ और भी होता था। स्नेहा टेबल के नीचे अपने फोन पर सूरज की सभी रिकॉर्डिंग कर रही थी, जिसमें वो तान्या का जिक्र भी कर रहा था, साथ ही कैसे उसे तान्या से लस्ट एट फर्स्ट साइट हुआ और फिर उसने अपने इशारों पर नाचने वाली गुड़िया बना दिया। सूरज के दोस्तों को यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे सूरज ने एक ही झटके में लड़कियों को अपने काबू में करना सीख लिया। तब जाकर सूरज अपने फोन पर तान्या की कुछ तस्वीरें दिखाकर डींगे मारकर कहता है कि उसके इसी डर का उसने फायदा उठाया और अब आगे उसे पता है कैसे और किसका और उठाना है। सूरज अपनी बातों में स्नेहा का नाम लेना भी नहीं भूलता। वो ये भी कहता है कि उसके कॉलेज की एक लड़की है जिसे वो क्या कितने लोग अपना बनाने का ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन उस लड़की को नहीं पता कि वो कैसे ध्रुव के कांटेक्ट में आ गई। स्नेहा यह सुनकर दंग रह जाती है कि कैसे सिर्फ ध्रुव के वजह से कोई उसे गंदी नज़र से देखने का काम नहीं करता। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि क्या सिर्फ ध्रुव के नाम से ही वो इतना प्रोटेक्टेड है। पार्टी शुरू हो चुकी है, जहां पर सभी एक एक करके अपने साथ लाए पार्टनर्स को लेकर एक एक रूम में लेकर जाने लगे। जी हाँ, यहाँ इसी तरह की पार्टी थी, लस्ट से भरी, हर किसी के साथ कोई जरूर था और एक एक करके उन्हें अपना अपना रूम दे दिया गया। धीरे धीरे सभी लोग सूरज के रूम से जा चुके थे, अब बस सूरज ही वहां बचा हुआ था जो अपने फोन पर तान्या की तस्वीरें ही देख रहा था। बी स्नेहा को सुनाई देता है, सूरज उसकी ही बातें कर रहा था। सूरज के घटिया मुंह से अपने बारे में फैंटेसी रखने वाली बातें सुनकर स्नेहा का मन हो रहा था कि जल्दी से टेबल से बाहर आकर सूरज का मुंह तोड़ दे, लेकिन उसे ध्रुव ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस ही सिखाया था, इसीलिए अटैक करने से बेहतर उसे पहले सूरज का फोन लेना ही सही लगता है। सूरज भी समय देखता है तो 11 बज चुके थे और तान्या को वहां जल्दी आने का कहकर अपने वॉशरूम निकल जाता है। स्नेहा को यही मौका भी मिलता है जब उसके हाथों सूरज का फोन जो वो टेबल पर रखकर वॉशरूम चला गया था। स्नेहा को यही मौका मिलता है, जल्दी से टेबल से बाहर आकर वो सूरज का फोन अपने हाथों में ले लेती है और वॉशरूम का डोर भी बाहर से बंद कर लेती है। उसे नहीं पता था कि उनका काम इतनी आसानी से हो जाएगा और वो भी वक्त से पहले। इसका मतलब अब वो जल्दी से यहाँ से जा भी सकते हैं और सूरज इसके बाद तान्या को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। बाकी का काम तो वो जानती थी कि ध्रुव कंप्लेंट बॉक्स के कंप्लेंट पढ़कर कर ही देगा। इसके बाद जैसे ही वो तान्या को जैसे ही अपना फ़ोन निकल कर बताने जाती है तो उसे अपने फ़ोन की कम बैटरी देखकर अपने आप पर ही गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी बैटरी इतनी थी कि वो एक कॉल मिला सके। स्नेहा तान्या को बता देती है कि उसे सबूत मिल गए और अब उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बाहर आ रही हैं। तान्या भी ये जानकर काफ़ी खुश थी, लेकिन काफ़ी समय होने के बाद भी स्नेहा बाहर नहीं आती। क्या लगता है, क्या स्नेहा सही सलामत बाहर निकल पाएगी? क्या होगा जब सूरज को पता चलेगा कि वहाँ बड़े चालाकी से उसका फ़ोन लेने और उसे ही ब्लैकमेल करने वाली लड़की स्नेहा आई है? अब आगे स्नेहा ने तान्या को बता दिया था कि उसने सबूत भी ले लिया है और अब उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, न ही उसे यहाँ आने की भी ज़रूरत है। वो खुद नीचे ही आने वाली है, लेकिन अब वो दोबारा कॉल नहीं कर पाएगी। फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड कहकर स्नेहा फ़ोन काट देती है, या सच कहे तो उसका फ़ोन खुद ही कट जाता है। लेकिन स्नेहा खुश थी क्योंकि उसका यहाँ आने का प्लान सफल हुआ। वो तो यहाँ पर खुद ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल करने के सबूत लेने आए थे, लेकिन समय से पहले उसे सबूत के साथ सूरज के खिलाफ काफ़ी कुछ मिल गया था। अब इतना तो था कि दोबारा सूरज कभी तान्या को परेशान नहीं कर पाएगा। स्नेहा अब कैसे भी करके बाहर जाने को होती है, लेकिन जैसे ही वो रूम का दूर खोलने की कोशिश करती है, वो बंद होता है। ओ नो, ये बंद क्यों है? स्नेहा काफ़ी कोशिश करती है लेकिन उस रूम के दूर को खोल नहीं पाती। तभी उसे याद आता है कि जल्दबाजी में उसने उसे मिला रूम का कीकार्ड को टेबल के ऊपर ही रख दिया था, लेकिन जब वो वहां जाकर देखती है तो कोई कीकार्ड नहीं था। स्नेहा इधर उधर भी देखती है तो सिर्फ ड्रिंक्स के अलावा वहां कुछ और नहीं था। तभी वॉशरूम के डोर को भी सूरज खोलने की कोशिश कर रहा था। सूरज अंदर से चिल्ला रहा था, इज एनीवन देयर? आई एम स्टक हियर, ओपन दिस डैम डोर नाउ।
स्नेहा को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बाहर निकले, ना ही उसके फ़ोन में थोड़ी सी भी बैटरी बची थी कि वो तान्या को ही सिर्फ डॉ खुलवाने के लिए बुला पाती। ऊपर से सूरज डॉ को भी इतनी तेजी से पीट रहा था मानो अभी गुस्से से तोड़ ही देगा। स्नेहा अभी कुछ तरकीब सोच ही रही थी कि इतना सब कुछ इतनी आसानी से हो गया, अब बस बाहर ही तो निकलना है, लेकिन इस बार शायद किस्मत में कुछ और लिखा था। ठीक उसी वक्त बाहर से भी दूर रिंग की आवाज़ सुनाई दी। स्नेहा समझ गई थी कि यहाँ कोई जरूर आने वाला है और वो किसी भी कीमत पर पकड़ी नहीं जानी चाहिए, वरना उसके किए गए पर पानी फिर जाएगा। दूर रिंग दो के बाद अचानक दरवाजा खुल जाता है और अंदर आने वाला शख्स कोई और नहीं सूरज का ही दोस्त था, जिसके बाद वॉशरूम का दूर भी सूरज गुस्से से तोड़कर बाहर आता है। ठीक इसी वक्त उसने भी अपने दोस्त को बाहर से अंदर आते हुए देखा। ये मैडी था। सूरज को रूम में लॉक देखकर दोनों कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। सूरज अपना फ़ोन लेने के लिए जैसे ही टेबल पर देखता है तब समझ जाता है कि यहाँ जरूर कोई था जिसने उसका फ़ोन ले लिया है, साथ ही उसे वॉशरूम में लॉक भी कर दिया। मैडी कॉल द सिक्योरिटी, होटल के सारे एग्जिट और एंट्री क्लोज कर दो, कोई भी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर ना जा पाए। मैडी भी तुरंत ऐसा ही करता है। उधर तान्या अपनी आंखें गड़ाए मेन गेट पर टिकाए हुए स्नेहा की राह तक रही थी। फाइनली स्नेहा ने जो कहा था वैसा ही करा भी, लेकिन अब तक वो बाहर क्यों नहीं आई। वो देख ही रही थी कि ठीक इसी वक्त उस होटल एंट्रेंस के सारे गेट ऑटोमेटिकली बंद हो रहे थे। ये सब एडवांस सेटिंग के वजह से होता है। साथ ही होटल के बाहर काफ़ी सिक्योरिटी भी दिखाई देने लगी थी, जो बाहर भी कर जगह चेकिंग कर रही थी। कुछ लोग उसकी तरफ भी दूर से आते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक तभी ध्रुव का भी उसे कॉल आता है, जो अपनी दबी आवाज़ में उसे यहाँ का पता बता देती है। तान्या जैसे तैसे खुद को सिक्योरिटी और कुछ बॉडीगार्ड से बचाए हुए थी, लेकिन अब उसे स्नेहा की चिंता होने लगती है। स्नेहा का फ़ोन ट्राई करके वो देख चुकी थी कि बंद था, लेकिन उसे ये ख्याल नहीं आया कि वो सूरज का फ़ोन ही ट्राई करके देख ले, क्योंकि अब वो फ़ोन स्नेहा पर था। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा भी इसी चीज़ को लेकर परेशान थी। अपने सही समय पर सही फैसला लेते हुए वो उस रूम के बालकनी से ऊपर हो रहे कंस्ट्रक्टेड एरिया में जैसे तैसे चढ़ तो गई थी अपने शिवजी पर भरोसा करके, लेकिन वहां से वो अब कहाँ जाए उसे समझ नहीं आ रहा था। यहाँ काफ़ी कबाड़खाने जैसे हालात थी और जो यहाँ से बाहर जाने वाला रास्ता था वो बंद था। स्नेहा को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो चीज़ अभी उसे इतनी आसानी से मिल गई थी उसे ही थोड़ी देर संभालने में उसे अब इतनी परेशानी क्यों ना आ रही है। अब वो खुद यहाँ स्टक हो गई थी। ऊपर से उसका फ़ोन भी बंद था, साथ ही सूरज के फ़ोन में पासकोड लगा हुआ था। वो जैसे तैसे तो अभी अभी पकड़े जाने से बचकर आई थी। जिस वक्त सूरज अपना फ़ोन ना मिलने पर मैडी को उसके फ़ोन पर कॉल मिलाने को कह रहा था, उस वक्त स्नेहा बालकनी में छिपी हुई थी और सूरज के फ़ोन की रिंगटोन आने से पहले ही उसने जल्दी से सूरज का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, जिससे सूरज बौखलाए हुए पूरे होटल और बाहर हर जगह सिक्योरिटी चेक करने का ऑर्डर दे चुका था। स्नेहा अभी अभी एक खतरा को टालकर बैठी थी और ऊपर देखकर अपनी शिवजी से मदद मांग ही रही थी कि उसे बालकनी से ऊपर जाने का आइडिया मिल गया। ये थोड़ा रिस्की तो था, लेकिन अब स्नेहा के पास और कोई चारा भी नहीं था। इससे पहले सूरज यहाँ आता, स्नेहा कन्वर्टेबल स्टेयर्स को पकड़कर ऊपर चढ़ चुकी थी और उस स्टेयर्स को भी नीचे के बजाय ऊपर की डायरेक्शन में टिका दिया था, जिससे उसकी तरह कोई ऊपर ना आ जाए। लेकिन अब ऊपर से नीचे जाने का उसके पास और कोई तारीख नहीं था। स्नेहा जानती थी कि अगर उसने सूरज के फ़ोन को ऑन किया तो शायद ऊपर भी उसे ढूंढने के लिए कोई आ जाएगा। उधर यही चीज़ सूरज भी कर चुका था, अपने फ़ोन को ट्रेस करना, जिससे उसे पता चला कि उसका फ़ोन उसके रूम में ही लास्ट पाया गया था और अब वहाँ पूरे रूम को अच्छे से खंगालने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। सूरज ने हर जगह देखा, यहाँ तक कि उस बालकनी की जगह भी जहाँ स्नेहा थोड़ी देर पहले छिपी हुई थी। तभी रिसेप्शनिस्ट उसके पास सीसीटीवी के कुछ फुटेज दिखाने के लिए लाती है। उसके रूम में किसने एंट्री और एग्जिट किया था, जिसमें सूरज को एक हैंडसम सा लड़का उसके रूम में जाते हुए तो दिखता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकला था। सूरज को समझते हुए देर नहीं लगी कि उसके रूम से बाहर जाना बिना डॉ के मतलब यानी तो 4 फ्लोर नीचे या 1 फ्लोर ऊपर। वो समझ गया था कि उसे अब क्या करना है। एक तिरछी मुस्कान के साथ वो बाहर आ जाता है। इधर स्नेहा के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने रिस्क लेना ही सही समझा कि उसे सूरज के फ़ोन को ही ऑन कर देना चाहिए और अगर उसमें उसके किसी जानने वाले का कॉल आया तो वो उसे अपनी जगह बता देगी। स्नेहा यही करती है और कॉल के आने का इंतज़ार। वो इस उम्मीद में भी थी कि शायद उसे तान्या ही कॉल कर दे, क्योंकि उसने बता दिया था कि उसके पास सूरज का फ़ोन आ चुका है।
लेकिन तान्या को छोड़कर बाकी कॉल्स आने लगते हैं जिन्हें स्नेहा नहीं जानती थी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव को गाड़ी चलाते हुए अजीब सी बेचैनी होने लगी थी जो उसे इससे पहले आज तक कभी नहीं हुई। बगल में बैठा कर्ण ध्रुव को बार बार उसके सीने में हाथ रखते हुए देखकर पूछता है, ध्रुव आर यू ओके, व्हाट हैपन? ध्रुव कुछ कहता तो नहीं है लेकिन उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो सच में कितना बेचैन है। ध्रुव लेट मी ड्राइव, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, कर्ण परेशान होकर पूछता है। जिस पर ध्रुव उसकी तरफ देखकर कहता है, नो आई हैव टू ड्राइव फास्ट, स्नेहा किसी खतरे में है, आई कैन फील इट। इतना कहकर ध्रुव जैसे ही सामने देखता है दो ओवरस्पीड व्हीकल अचानक से उसके सामने से आ रही थी और ये देखकर कर्ण और पार्थ अपना थूक घटक लेते हैं। ओ डैम इट, ध्रुव दोनों से कहता है, होल्ड टाइटली। इतना कहकर ध्रुव अपनी स्पोर्ट्स कार को तेज रफ्तार होने के कारण ध्रुव साइड टर्न करके ब्रेक मारता है। ब्रेक लगने से पहले ही गाड़ी काफी स्किड कर चुकी थी, साथ ही बगल वाले डिवाइडर से भी हल्का टकराने की वजह से सारे एयरबैग्स भी खुल चुके थे। ध्रुव एक गहरी सांस लेता है और अपने भाई और कर्ण को देखता है जो अभी भी शॉक फेस के साथ बैठे हुए थे। कर्ण और पार्थ अभी अभी एक खतरनाक एक्सीडेंट को अपने आंखों से देखकर बैठे हुए थे जिसमें वो खुद इस एक्सीडेंट के पात्र थे। एम आई अलाइव? इतना कहकर पार्थ जल्दी से बाहर निकलता है। ये उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस था जिसमें उसकी जान उसके भाई के सही समय पर दिमाग का इस्तेमाल करने से बच पाई, क्योंकि जरा सी भी देरी से ध्रुव अगर ब्रेक नहीं मार पाता तो वो सभी दो ओवरस्पीडेड व्हीकल के ही नीचे आने वाले थे। तीनों बाहर आ चुके थे। इधर ध्रुव कार के इंजन को देखकर गुस्सा कर रहा था क्योंकि ओवरहीटिंग के वजह से इंजन दोबारा स्टार्ट नहीं हो रहा था। ध्रुव गुस्से से कई बार अपनी कार को लात मार चुका था, साफ पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। ध्रुव ने ऑलरेडी शॉर्टकट लिया था जिस रास्ते पर ज्यादा गाड़ियां नहीं चलती थी, इसीलिए उन्हें वहां उन दो ओवरस्पीड व्हीकल के अलावा कोई और गाड़ियां नहीं दिखाई दी थी। क्या हुआ ध्रुव, क्या कार में कोई प्रॉब्लम आ गई है? कर्ण भी परेशान होकर पूछता है। जिस पर ध्रुव अपना सिर हाँ में हिलाकर कहता है, डैम इट विल टेक टाइम, फिलहाल यह स्टार्ट नहीं हो रही। ध्रुव ने अपने बॉडीगार्ड्स को जल्दी से इसी जगह पर आने के लिए कह दिया था। ऐसा नहीं था ध्रुव अकेले यहाँ पर आ रहा था, लेकिन ध्रुव स्नेहा को कहीं कुछ हो ना जाए इसके डर के कारण खुद बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था जिससे उसके बॉडीगार्ड्स की कार्स काफी पीछे ही रह चुकी थी। लेकिन अब ध्रुव की बेचैनी और भी बढ़ गई थी। ध्रुव तुरंत तान्या को फोन मिलाकर बिना उसकी कुछ सुने कहता है, तुम दोनों को कुछ भी आगे की करने की जरूरत नहीं है, मैं आकर सब सही कर दूंगा। बोथ ऑफ यू कम बैक नाउ। ध्रुव इतना बेचैन था कि एक ही सांस में सब कुछ कह गया। लेकिन तभी उसे तान्या की घबराई हुई आवाज सुनाई देती है जो दबी हुई आवाज में कहती है, सर मुझे बहुत डर लग रहा है। स्नेहा खतरे में है, मुझे डर लग रहा है, इस वक्त तक उसे आ जाना चाहिए था। तान्या वहां जो कुछ भी हुआ और स्नेहा ने उससे क्या क्या कहा बता देती है जिसे सुनकर ध्रुव को स्नेहा को एक चपत लगाने का मन करता है। आखिर ये लड़की इतना बड़ा जोखिम उठाने अकेले कैसे जा सकती है? अगर उसे कुछ हो गया तो? ध्रुव तान्या को तुरंत वहां से बाहर निकलने को कहता है और वो उसे बता देता है कि वो रास्ते में ही है, जल्द ही पहुंचने वाला है। कर्ण और पार्थ ने नहीं अपने कान लगाए ध्रुव और तान्या के बीच की सभी बातें सुन ली थी, जिसे सुनकर कर्ण को स्नेहा के लिए बहुत चिंता होने लगती है। क्या स्नेहा को अपनी बिल्कुल चिंता नहीं है? अपने भाई को भी कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? कर्ण भी अब बेचैन होकर कहता है। वही पार्थ कहता है, शर्लॉक होम्स, अपने प्लान में मुझे शामिल करना कैसे भूल गई? मिलने दो, अब बताऊंगा उसे। कर्ण गुस्से से पार्थ को घूरता है। उसकी क्यूटी पाए इन्हीं दोस्तों के वजह से उससे अब हर चीज शेयर करना भूल गई थी और ये लड़का उसके इस खतरनाक प्लान में खुद को शामिल ना करने से दुखी हो रहा है। क्या लगता है दोस्तों, क्या ध्रुव स्नेहा को सूरज की चुंगल से बचा पाएगा? क्या स्नेहा सही सलामत बाहर निकल पाएगी? स्नेहा के पास और कोई रास्ता नहीं बचता है क्योंकि उसका फोन बंद हो चुका था, साथ ही उसने ही तान्या को भी ऊपर आने से मना कर दिया था। और सबसे जरूरी बात, वो अब भी इस समय सूरज के होटल में ही थी और कुछ पता नहीं था कि सूरज के आदमी उसे ढूंढते ढूंढते कब ऊपर तक भी पहुंच जाए। स्नेहा अपनी आंखें बंद करते हुए अपने शिवजी को याद करते हुए सूरज का ही फोन अनलॉक कर लेती है, इसी उम्मीद में कि शायद जब उसने तान्या को बताया था कि उसके पास सूरज का फोन आ चुका है तो वही उसे कॉल कर देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल ठीक इसी समय तान्या को ध्रुव का कॉल आ चुका होता है और उसी ने तान्या को वहां से बाहर निकलने को कह चुका होता है और उसके आने का वहां पर इंतजार भी।
लेकिन तान्या के अब तक जो भी स्नेहा ने उसे बताया था कि वो अकेले ही अंदर जा चुकी है, उसे सुनकर ध्रुव को हो रही बेचैनी और भी तेज हो जाती है। ध्रुव और तान्या की सभी बातें कर्ण और पार्थ ने भी सुनी थी और वो लोग अब जल्दी से ध्रुव की दूसरी कार आने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन ध्रुव इतना बेचैन था कि खुद ही किसी से तरह वहां पहुंचने के लिए किसी भी व्हीकल की राह तकने लगता है। वो फोन लगाकर शेरा से पूछता है, गॉड डैम इट, हाउ मच टाइम विल यू टेक नाउ। शेरा ध्रुव की गुस्से भरी आवाज में ही समझ जाता है कि मामला कितना गंभीर हो चुका है, लेकिन उन लोगों को अभी भी ध्रुव के पास पहुंचने में करीब 15 मिनट तक को लगने वाले थे। कर्ण ध्रुव की हालत देख रहा था कि कैसे वो किसी भी तरह स्नेहा के पास पहुंचने के लिए बेचैन हो रहा था। यहाँ तक कि उसने अपना गुस्सा अपनी फेवी स्पॉट्स कार पर भी निकालना शुरू कर दिया था। ध्रुव गुस्से में कई बार अपनी ही कार पर भी अपनी भड़ास निकाल चुका था, जिसे देखकर कर्ण ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डोंट वरी ध्रुव, स्नेहा इज अ स्मार्ट वन, उसने अब तक अकेले संभाल लिया है, थोड़ी देर तक और भी संभाल लेगी। डोंट वरी, शी विल बी फाइन देयर, हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। कर्ण का ही साथ देते हुए पार्थ भी कहता है, यस ब्रो डोंट वरी, स्नेहा जेम्स बॉन्ड है, वो पकड़ी नहीं जाएगी और वो उस सूरज को भी अकेले हैंडल कर सकती है। पार्थ थोड़ा चिल आउट होकर ध्रुव से कह रहा था, लेकिन ध्रुव उसे इतनी बुरी तरह घूर कर देखता है कि पार्थ के आगे के कहने वाले शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह जाते हैं। ध्रुव पार्थ से कहता है, जेम्स बॉन्ड रियली, शी इज अ लिटिल गर्ल, जो वहां पर मौजूद हर चीज अकेले नहीं हैंडल कर सकती। अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, मुझे कल ही उसको कॉल उठा लेनी चाहिए थी, शायद वो मुझे कल ही आज जो करने वाली है बता देती। उद्धरण चिन्ह। ध्रुव को याद आता है कि कैसे उसने एक दिन स्नेहा से प्रॉमिस मांगा था कि कभी भी खुद को अकेला समझे या उसे किसी साथी की जरूरत हो तो वो सबसे पहले उसे ही याद करेगी। लेकिन कल ध्रुव स्नेहा से ही इतना नाराज था कि उसने स्नेहा की बात सुने बगैर फोन काट दिया था। ध्रुव बस यही मन में सोच रहा था कि स्नेहा सूरज के साथ किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में ना आ जाए, क्योंकि ध्रुव सूरज का नेचर भी जानता था कि जब वो अग्रेसिव होता था तो ज्यादातर उससे गुस्से में क्या हो जाए उसे ही पता नहीं चलता था। और अभी तो सबसे बड़ी यही बात थी कि स्नेहा वहां तान्या के मैटर को सुलझाने गई थी। कहीं स्नेहा की यही मदद करने की आदत सूरज को उसके गुस्से भड़काने की वजह ना दे दे। तभी अचानक ध्रुव का दिमाग खटकता है। उसे याद आता है जो तान्या ने उससे बात करते समय बताया था कि स्नेहा ने सबूत के साथ सूरज का फोन भी अपने पास रख लिया था। ठीक इसी वक्त ध्रुव बिना किसी देर के सूरज के फोन पर ही कॉल लगा लेता है। उधर स्नेहा भी इसी फोन पर किसी अपने जान पहचान वाले का फोन या तान्या का ही एक कॉल आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन ध्रुव का नाम देखते ही स्नेहा तुरंत फोन उठा लेती है। ध्रुव सर, स्नेहा इतना ही कह पाती है कि उसे अंदाजा हो जाता है कि जिस जगह पर वो अभी है उसका एकमात्र दूर जो अब तक बंद था उसे कोई बाहर से खोल रहा है। स्नेहा इधर उधर देखती है तो कबाड़ के अलावा उसे कोई ढंग की छिपने की जगह नहीं नजर आ रही थी। उधर फोन पर ध्रुव स्नेहा की अगली आवाज सुनने के लिए बरकरार और बेचैन हुए जा रहा था। स्नेहा को एक टूटे पड़े साइड ब्लॉक में छिपने की जगह मिलती है। जल्दी से वहां जाकर स्नेहा छिप जाती है और तुरंत ध्रुव की आवाज पर रिएक्ट करते हुए कहती है, सर एक गड़बड़ हो गई है, शायद मैं पकड़ी जाने वाली हूँ, लेकिन मैंने सबूत अपने फोन पर कन्फेशन के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया है और इसी फोन पर ब्लैकमेलिंग का कुछ डाटा। ओह नो, प्लीज शिव जी, आज मदद कर दो। इतना कहने के बाद स्नेहा तुरंत खामोश हो जाती है और चुपके से देखती है तो दरवाजे से सूरज के साथ साथ 5 लोग जो देखने में ही सिक्योरिटी गार्ड की तरह नजर आ रहे थे। स्नेहा तुरंत अपना दिमाग लगाकर अपना फोन साथ ही जिस कॉल पर ध्रुव की बात चल रही थी वो वाला फोन बिना कट किए उसी ब्लॉक में एक जगह छिपा देती है और कोशिश करती है कि किसी तरह इस जगह से कहीं और जाकर छिप जाए ताकि अगर वो पकड़ी भी जाए तो सूरज उसका फोन या अपना फोन नहीं ले पाए। इधर सूरज दरवाजा खोलने के बाद चीख और चिल्ला रहा था। उसकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि वो कितना बेसब्र है उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसने उसके रूम में आकर उसके साथ ही चालाकी करने का सोचा। सूरज अपने साथ आए लोगों से कहता है, वो चोर यही कहीं है, इसी वक्त ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ, आज मैं उसको वो सजा दूंगा कि दोबारा उसके हाथ मेरे नाम लेने से पहले ही कांपने लगेंगे। क्योंकि स्नेहा ने अभी भी फोन नहीं काटा था इसलिए ध्रुव भी सूरज की ये सारी बातें सुन सकता था। ध्रुव इस आवाज से इतना भी समझ गया था कि सूरज गुस्से में कुछ भी कर सकता है और इस वक्त स्नेहा कितने बड़े खतरे में है। ध्रुव देखता है कि अभी भी उसके बॉडीगार्ड्स यहाँ नहीं पहुंचे थे, लेकिन ठीक इसी वक्त उसी रास्ते से एक बाइकर ब्लॉगिंग करते हुए निकल रहा था।
ध्रुव बिना देरी करे उस बाइकर को हाथ दिखाकर रोकता है और जैसे ही वो रुककर ध्रुव से कुछ पूछता, ध्रुव अपने हाथों में पहनी रोलेक्स की प्रीमियम अपडेटेड वॉच पकड़ा देता है जिसकी कीमत इतनी थी कि उसकी बाइक के 4 मॉडल आ जाते। वो इंसान अभी भी उस घड़ी में ही खो गया था कि ध्रुव उसकी बाइक लेकर यूं हवा में गायब हो जाता है कि पीछे रह गए तीनों लोग एक दूसरे की शॉकिंग शक्ल ही देखते रह जाते हैं। ध्रुव ने अपना फोन अपने ब्लूटूथ पर कनेक्ट कर लिया था, इसीलिए उसे सूरज की अभी भी सारी आवाजें सुनाई दे रही थीं। स्नेहा किसी तरह बिना कुछ आवाज निकाले किसी चमत्कार का होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी भगवान भी हमारी दुआओं को इतनी जल्दी नहीं सुनते। ठीक स्नेहा के साथ भी यही हो रहा था। एक सिक्योरिटी गार्ड की नज़र स्नेहा के स्नीकर की तरफ चली गई थी जो सभी से कहता है, यहाँ कोई छिपा हुआ है, इधर देखो। तभी सभी की नजरें भी उसी तरफ आ जाती है जहां स्नेहा एक लड़के के गेटअप में छिपी हुई थी। सूरज ये देखकर गुस्से से कहता है, ब्रिंग द टफ ***** NG guy here, I will make him regret coming here। स्नेहा अपना थूक गटक लेती है क्योंकि कल से उसे कभी इतना डर नहीं लगा, लेकिन अभी बिल्कुल अकेले होने पर उसे सचमुच डर लग रहा था। साथ ही उसे ये नहीं पता था कि सूरज उसकी सच्चाई जानने के बाद उसके साथ क्या करेगा। स्नेहा को खींचते हुए गार्ड्स सूरज के पास लेकर आते हैं। इतने हैंडसम से 5/5 हाइट जिसकी आंखें इतनी खूबसूरत थी, उसे देखकर तो सूरज के साथ उसके सभी गार्ड्स भी हैरान हो जाते हैं। सूरज को भी यकीन नहीं आता कि कोई लड़का इतना हैंडसम भी हो सकता है, लेकिन एक बात और थी, इस लड़के का कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं लग रहा था। स्लिम था लेकिन बेहद हैंडसम। लेकिन तभी उसे याद आता है कि इसी खूबसूरत लड़के ने उसके रूम में आकर उसके फ़ोन को चुराने का सोचा। सूरज अभी भी स्नेहा को एक चोर ही समझ रहा था, लेकिन सूरज के कई बार पूछने पर ही स्नेहा कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसका कहा एक शब्द उसकी पहचान सूरज के सामने ले आएगा। और सूरज को यही देखकर गुस्से पर गुस्सा आते जा रहा था कि अभी भी ये लड़का कुछ बोलना नहीं चाह रहा। सूरज गुस्से में तभी स्नेहा के एक गाल पर खींचकर थप्पड़ लगा देता है, जिससे स्नेहा एकदम से नीचे गिर जाती है, लेकिन स्नेहा ने अभी तक उसकी भी आवाज नहीं लगाई जबकि उसे उस थप्पड़ से अपने दाएं गाल पर तेज दर्द हो रहा था। सूरज हंसते हुए कहता है, ये देखो, हैंडसम लड़के के एक गाल पर इतनी जल्दी छाप भी आ गया, लेकिन मुंह नहीं खुला। सूरज अपने गार्ड्स को इशारा करते हैं स्नेहा को दोबारा उठाने के लिए। इस बार स्नेहा 1-2 गार्ड्स को डिफेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार, क्योंकि ताकत में स्नेहा इन सभी से काफी कमजोर थी। सूरज ये देखकर और भी ज्यादा बौखला जाता है और सीधा स्नेहा के दूसरे गाल पर भी एक थप्पड़ लगा देता है और गुस्से से स्नेहा के दोनों गालों को पकड़कर कहता है, अगर अभी भी जुबान नहीं खुली तो यही तुझे सभी के सामने अनरेस्ट कर दूंगा। स्ट्रिप बार नीचे ही तेरे जैसे लड़कों के लिए खोला है। बिना एक भी कपड़े के इसी होटल में परेड होगी, इसीलिए अभी अपनी जुबान खोल और बता तू है कौन और मुझसे पंगा लेने का इरादा कैसे आया। स्नेहा अपना थूक घटक लेती है। ये बात सुनकर तो उसकी आंखें जो पहले ही बड़ी थी और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। स्नेहा अभी भी अपने शिवजी को याद करने के साथ साथ उसके मुंह से यही निकल रहा था कि काश ध्रुव सर यहाँ आ जाते और उसे बचा लेते। लेकिन स्नेहा को भी अच्छे से पता था कि ध्रुव इस वक्त कॉलेज में होगा और वो फोन पर ध्रुव को इस जगह के बारे में बता नहीं पाई थी। सूरज एक सनकी की तरह बार बार स्नेहा को ऊपर से नीचे देख रहा था। स्नेहा को अभी भी कुछ ना बोलते देखकर सूरज स्नेहा ने जो जैकेट के अंदर एक टी-शर्ट पहनी हुई थी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। सूरज अभी एक झटके से स्नेहा के कपड़े फाने ही वाला था कि स्नेहा चीखते हुए कहती है, बिहेव योरसेल्फ। ये क्या कर रहे हैं आप सूरज सर। ये आवाज एक लड़के के गेटअप में एक लड़की की आवाज, और वो भी वो आवाज जो सूरज कभी भूल नहीं सकता था। उसे सुनकर पहले तो सूरज शॉक्ड होता है, लेकिन इसके बाद सनकी जैसे हंसी हंसते हुए स्नेहा को इस बार घटिया नजरों से ऊपर से नीचे देखता है। स्नेहा का डर सही निकलता है, इस आदमी में जरूर कोई दिक्कत है। जिस तरह से वो स्नेहा को अपने घूरने से अनकंफर्टेबल कर रहा था, स्नेहा के दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। तभी सूरज कहता है, आज चिड़िया अपने आप फंस गई शिकारी के पिंजरे में, बहुत मजा आएगा, पकड़ लो इसे। गार्ड्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ स्नेहा फाइट बैक करती है। जितना भी ध्रुव ने उसे सिखाया था स्नेहा हर चीज ट्राई करती है, लेकिन उसे काबू करना उन ट्रेंड लोगों के लिए काफी आसान था। उधर स्नेहा के भी फाइटिंग स्किल्स देखकर सूरज जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, बहुत गर्मी है इसमें, इतनी जल्दी इसकी आग नहीं सुलझ सकती। राविशिंग, एक एक लेयर में बहुत तबाही है। सूरज स्नेहा का विग और उसका पहना हुआ जैकेट फाड़ देता है। अब स्नेहा ट्राउजर्स और एक वाइट कलर की टी-शर्ट में खड़ी थी।
लेकिन अब बिना जैकेट के पतले से शरीर में वो टी शर्ट को ही सब देख रहे थे। बेशक वहाँ ये पता चल रहा था कि स्नेहा ने उसके अंदर जरूर कोई चीज बंधी होगी जिससे वो लड़की की जगह लड़की लग रही थी। थिंकिंग फेस अखिल क्या करने की सोच रहा है सूरज? क्या ध्रुव सही समय पर आकर स्नेहा की जान बचा पाएगा? क्या स्नेहा ने यहाँ अकेले आकर सच में गलती कर दी थी? इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की प्यारी सी कहानी जब माइल हम तुम। टू बी कंटिन्यूड। स्लाइटली स्माइलिंग फेस अपसाइड डाउन फेस। स्टोरी टाइमिंग 8 AM। अगर आप भी राइटर के मेहनत पर अपने लाइक और कमेंट नहीं दिया करेंगे तो हमें आखिर लिखने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट लाइक और कमेंट करके ही दिखा दिया करें। साथ ही इस कहानी के साथ साथ मैं अपनी आगे की कहानी को ऑडियो में लेकर आ रही हूँ जो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इस चैनल पर मेरे द्वारा लिखी और भी कहानी मिलेंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर ऑडियो सीरीज। यहाँ आपको इस कहानी के अलावा बाकी और कहानियाँ के वॉइस ओवर मिलेंगी। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल @pinkipal07। दोस्तों कहानी को अपना ऐसे ही प्यार देते रहे। साथ ही अगर कहानियाँ आपको पसंद है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलने वाली है, इसीलिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, थैंक यू उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल का मेंबरशिप ले रखा है। अब से आपको चैनल से सभी सुविधाएं जल्दी मिला करेगी।